हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के इस 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे हम लोग इस वीडियो में। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो चैनल के टेलीग्राम है सत्यम नर्सिंग के नाम से, टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा तो ये जितना भी पीडीएफ हम बताते हैं वहीं पर सेंड करते हैं तो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाइल गिविंग एनीमा हाइट ऑफ एनीमा केन। जहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हाइट एनीमा केन का हाइट कितना होना चाहिए फ्रॉम एनस, एनस से एनीमा केन का हाइट कितना होना चाहिए ये हम लोग को बताना है। कब? ड्यूरिंग एनीमा टाइम। एनीमा क्या होता है पहले हम लोग इसको जानेंगे। एनीमा क्या है तो इंस्टिलेशन होता है फ्लूइड का या फिर मेडिसिन का। इंस्टिलेशन का ये होता है, पहले हम लोग एनीमा का डिफिनेशन समझते हैं। एनीमा का डिफिनेशन होता है कि इंस्टिलेशन ऑफ मेडिसिन और फ्लूइड इनटू द रेक्टम थ्रू द रेक्टल ट्यूब फॉर द पर्पज ऑफ रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन एंड अदर मेडिकल कंडीशन, मेडिकल पर्पज से। यहाँ पर क्या होता है कि मेडिसिन या फिर कोई भी फ्लूइड का इंस्टिलेशन होना। इंस्टिलेशन का मतलब होता है कि कोई भी फ्लूइड का, कोई भी सब्सटेंस का किसी भी बॉडी कैविटी में इंसर्ट करना, उसको बॉडी कैविटी में डालना, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टिलेशन। जैसे हम लोग के ईयर ड्रॉप जो डालते हैं तो ईयर में जो ड्रॉप डालते हैं उसको भी बोलते हैं हम लोग इंस्टिलेशन, ठीक, क्योंकि ये कैविटी है। जबकि आंख में डालते हैं तो इरिगेशन बोलते हैं, आई इरिगेशन होता है। इंस्टिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी कैविटी में कोई भी चीज को डाल रहे हैं। रेक्टम क्या है, एनस क्या है, कैविटी है, उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। क्या इंसर्ट करें? मेडिसिन या फिर कोई भी फ्लूइड। क्यों इंसर्ट किया जाता है एनीमा को? ताकि पेशेंट को रिलीफ हो कॉन्स्टिपेशन से, मेन पर्पस होता है। उसके साथ और कई सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे रिलीफ गैसियस गैस एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, या फिर कई एनीमा इस टाइप के होते हैं जो कि पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशनल एनीमा होता है। कई सारे होते हैं जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करता है। तो ये एनीमा का हम लोग का टाइप है जो कि यहाँ पर पूछ रहे हैं यहाँ पर कि एनीमा का हाइट क्या है, एनीमा केन का हाइट कितना होगा फ्रॉम एनस से। ऑप्शन ए है 9 इंच, ऑप्शन बी है 6 इंच, या फिर 12 इंच, या फिर 18 इंच। हम लोग जानते हैं मेडिकल कंडीशंस में 45 सेंटीमीटर का बहुत इंपॉर्टेंस मायने होता है। 45 सेंटीमीटर क्या क्या होता है उसको आप लोग लिख सकते हैं जहाँ पर 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो अम्लाइकल कोड भी 45 सेंटीमीटर का होता है। फर्स्ट आप लोग लिख सकते हैं जहाँ पर कि अम्लाइकल कोड जो होता है वो 45 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि स्पाइनल कोड जो है उसका लंबाई भी 45 सेंटीमीटर होता है। स्पाइनल कोड का भी लंबाई कितना होता है तो 45 सेंटीमीटर। उसके बाद एनीमा केन का जो हम लोग हाइट रखते हैं वो भी 45 सेंटीमीटर। इंच में बात करें तो 18 इंच रखते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है व्हाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग। एनजी ट्यूब फीडिंग देते समय, माउस मेरा काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ चलिए, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग, एनजी ट्यूब फीडिंग देते समय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। एनजी ट्यूब फीडिंग हम लोग जो भी करते हैं उसमें कौन सा नर्सिंग एक्शन है जो कि प्रिवेंट करेगा किससे, कॉम्प्लिकेशन से। ऑप्शन ए है प्लस विथ 20 ml ऑफ एयर, ऑप्शन बी है एडवांस द ट्यूब 2 सेंटीमीटर,
ऑप्शन सी है प्रोवाइड हाई फॉलोअर पोजीशन, पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे। और लास्ट ऑप्शन है प्लग द एयर ड्यूरिंग फीडिंग। एक बात हम लोग जानते हैं कि एनजी ट्यूब जो इंसर्शन होता है, एनजी ट्यूब फीडिंग होता है, वहाँ पर पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं ताकि उससे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन जो है वो कम हो सके। एनजी ट्यूब में एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि आफ्टर एनजी ट्यूब फीडिंग 20 मिनट पेशेंट को उसी पोजीशन में रखते हैं। कौन से पोजीशन में? तो हाई फॉलोअर पोजीशन में रखा जाता है 20 मिनट तक। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई फॉलोअर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि अ क्लाइंट हैज एडिमा। क्लाइंट में क्या है? एडिमा है इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब कि बोथ लेग में है, राइट एंड लेफ्ट लेग दोनों में है। ड्यूरिंग द डे विच डिसअपियर एट नाइट। डे में होता है और नाइट में डिसअपियर हो जाता है, मतलब रिजॉल्व हो जाता है। विथ विच मेडिकल प्रॉब्लम डज द नर्स कंक्लूड दिस क्लिनिकल फाइंडिंग इज कंसिस्ट। सिंपल से ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पेशेंट है जिसका लेग में, लोअर एक्सट्रीमिटीज के लेग में एडिमा है। वो जो एडिमा है दिन टाइम में रहता है और नाइट टाइम में, रात टाइम में डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो मेडिकल प्रॉब्लम इसको कौन सा है ये नर्स पता करेगी। कैसे पता करेगी कि इस पेशेंट को कौन सा मेडिकल प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए है पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन बी है एमआई। एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ऑप्शन सी है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लास्ट ऑप्शन है सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब यहाँ पर ये चीज बताया जा रहा है क्वेश्चंस के माध्यम से कि पेशेंट को क्या है, पेशेंट को हम लोग क्या है यहाँ पर बता रहे हैं, पेशेंट को है एडिमा। पेशेंट को क्या है? एडिमा है। कहाँ पर एडिमा है? तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या है? तो एडिमा है। पल्मोनरी एडिमा में कहाँ पर होगा? लंग्स में होगा। जहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, लंग्स में होगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो रहा है पेशेंट को एडिमा। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही खत्म हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है कि एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में हम लोग जानते हैं कि एडिमा नहीं होता है, इसमें ब्लॉकेज होता है, फैटी प्लग होता है जो कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज की वजह से होता है, इस्चीमिया डेवलप होता है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये भी लंग्स का डिजीज है। क्या चीज का डिजीज है? लंग्स का। तो यहाँ पर लंग्स का बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है लोअर एक्सट्रीमिटीज का। तो राइट आंसर होगा राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन, एक इससे रिलेटेड चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो उसमें हम लोग सिम्टम्स के रूप में देखने को हम लोग को मिलता है स्वेलिंग। उसका निमोनिक आप लोग याद कर सकते हैं, निमोनिक इस स्लाइड पर याद कर सकते हैं स्वेलिंग, SWELLING एस का मतलब होता है स्वेलिंग। स्वेलिंग राइट साइडेड हार्ट फेलियर किसी भी पेशेंट को होता है तो उसमें स्वेलिंग, ये निमोनिक है। इस निमोनिक के थ्रू आप लोग उस पेशेंट का सिम्टम्स को याद कर सकते हैं कि उस पेशेंट में, जिस भी पेशेंट में राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। एस का मतलब होता है स्वेलिंग होगा हैंड में, लेग में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में और लिवर में। डब्ल्यू का मतलब होता है कि वेट गेन होगा पेशेंट का। ई का मतलब होता है कि उसमें एडिमा होगा। ई का मतलब क्या होगा? एडिमा होगा। एल का मतलब यहाँ पर है कि लार्ज नेक वेन होगा। नेक वेन जो होता है उसका प्रेशर लार्ज होगा, यानी कि नेक में कौन सा वेन होता है? तो जुगुलर वेन। तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। उसके बाद पेशेंट को लेथार्जी होगा। सेकेंड एल का मतलब लेथार्जी। SWELL। जी का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कि एब्डोमिनल गर्थ जो है वो इंक्रीज होगा। आई का मतलब याद रखिएगा यहाँ पर कि इरेगुलर हो जाएगा हार्ट बीट। और एन का मतलब होता है नॉक्चूरिया पेशेंट में देखने को मिलेगा। नॉक्चूरिया का मतलब होता है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम उसको यूरिनेशन का अर्ज होगा, उसको बोलते हैं नॉक्चूरिया। ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर का सिम्टम्स का निमोनिक है।
स्वेलिंग, एस का मतलब होता है स्वेलिंग होगा हैंड में, लेग में और लीवर में। डब्ल्यू का मतलब होता है कि पेशेंट का वेट गेन होगा। ई का मतलब होता है कि एडिमा होगा। फर्स्ट एल का मतलब होता है कि लार्ज होगा नेक वेन का प्रेशर, जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। सेकेंड एल का मतलब यहाँ पर आप लोग को हम बताएं कि लेथार्जी पेशेंट को होगा। स्वेलिंग, एल के बाद आई है, आई का मतलब बता दिए कि इरेगुलर हार्ट रेट होता है। और एन का मतलब बता दीजिए यहाँ पर कि नोक्चुरिया होगा। और जी का मतलब गर्थ, एब्डोमिनल गर्थ है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। यह है राइट साइडेड हार्ट फेलियर पेशेंट का सिम्टम्स देखने को मिलता है, स्वेलिंग से याद कर सकते हैं। ये तो हम लोग का हो गया राइट साइडेड हार्ट फेलियर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पूछ रहा है इस इमेज का कि ये क्या इमेज है, इमेज क्या शो कर रहा है। यहाँ पर लिखा भी है बेंडल्स रिंग, लिखा है क्या चीज, बेंडल्स रिंग। तो आप लोग को सिंपल से ये बताना है कि बेंडल्स रिंग कौन से कंडीशंस में देखने को मिलता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। एक चीज और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जितना भी हम स्लाइड आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को कितना इसका इस स्लाइड में से कितना आप लोग को आंसर आ रहा है। एक बता दीजिए कि इतने क्वेश्चंस में मेरा इतना राइट हुआ और इतना हमको नहीं आ रहा था, जिसके माध्यम से हम इस रेशनल के माध्यम से आप लोग समझे हैं। ये कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इसका है कि बेंडल्स रिंग कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है हम लोग को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में। कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, लेबर में ऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या होता है कि रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होने के बावजूद भी लेबर जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इस कंडीशंस में देखने को मिलता है बेंडल्स रिंग। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, तो मेरा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, देख सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से रिलेटेड डिटेल में वीडियो है। उस कंडीशन में देखने को मिलता है बेंडल्स रिंग। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में 4 पीस देखने को मिलता है। इसके कॉजेज में क्या होता है, 4 पी होता है। फर्स्ट पी का मतलब होता है पैसेंजर, पैसेंजर में दिक्कत हो सकता है, पैसेज में गड़बड़ी हो सकता है, या फिर पावर नहीं लग रहा है, फिर मेटरनल साइक में डिस्टर्ब है। 4 पी इसको बोलते हैं। 4 पी किस में देखने को मिलता है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाले कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है जहां पर ये किस चीज का इमेज है। ये इमेज आप लोग को बताना है क्या चीज का इमेज है। तो ये जो इमेज है ये है टीपीएन का इमेज। किस चीज का इमेज है, ये है टीपीएन का इमेज, इमरजेंसी। ये देखिए ये जो है हम लोग का इमेज है टीपीएन का, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, टीपीएन का इमेज है। ये इमेज आप लोग को पूछ रहा है कि किस चीज का इमेज है, तो टीपीएन। टीपीएन का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये एक न्यूट्रिशन देने का, पेशेंट को न्यूट्रिशन देने का ऐसा सिस्टम है जो कि इस न्यूट्रिशन के थ्रू पेशेंट को सभी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टीपीएन देते हैं सेंट्रल लाइन के थ्रू। मोस्ट कॉमन होता है सब क्ल्यूकन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। मोस्ट कॉमन की बात करें तो सब क्ल्यूकन होता है। टीपीएन में क्या क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है डेक्सट्रोज के फॉर्म में, प्रोटीन होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में, उसके बाद लिपिड भी होता है, फैट होता है ग्लिसरीन के फॉर्म में। इसको आप लोग याद रखिएगा। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन में ये याद रखेंगे कि ये जो टीपीएन का ये है मैक्रो ड्रिप में देते हैं, मैक्रो ड्रिप याद रखिएगा, मैक्रो ड्रिप में देते हैं। उसके बाद याद रखिएगा टीपीएन को 24 आवर्स तक यूज में ले लेने चाहिए, नहीं तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोलेंगे टीपीएन का है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है जहां पर कि what group of client should the nurse anticipate to the highest incidence of non-Hodgkin's lymphoma। non-Hodgkin's lymphoma का मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं कि कौन से एज ग्रुप में होते हैं non-Hodgkin's। ये लिम्फ नोड का कैंसर है। लिम्फ नोड के कैंसर की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं,
एक होता है हॉजकिंस लिम्फोमा और सेकंड होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा की बात करें तो उसमें देखने को मिलता है रेड स्ट्रिंगबर्न सेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि रेड स्ट्रिंगबर्न सेल किस डिजीज कंडीशन में, किस टाइप के कैंसर में देखने को मिलता है, तो बोलेंगे हॉजकिंस लिम्फोमा में। जबकि ये जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ये उसका अनदर टाइप है। नॉन हॉजकिंस मतलब हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस। ये पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन से एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन ये होता है, तो ओल्डर एडल्ट जो होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, ओल्डर एडल्ट में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि एक होता है मॉप, एक होता है चॉप। याद रखिएगा MOPP मॉप, और एक होता है चॉप CHOP चॉप। मॉप यूज में होता है हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए और चॉप यूज में लेते हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए। मैनेजमेंट में डायरेक्ट ये पूछा जाती है। मेडिकेशंस का नाम होता है मेथोट्रेक्सेट होता है, विनक्रिस्टिन इसमें होता है। तो ये पूछा जाता है सिर्फ कि मॉप यूज फॉर, तो बोलेंगे हॉजकिंस लिम्फोमा, और चॉप यूज फॉर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ये टाइप ऑफ लिम्फोमा कैंसर का टाइप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि टॉक्सिसिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन में कॉज सीन इन ग्रीन हेलो अराउंड लाइट। ग्रीन हेलो अराउंड लाइट कौन से मेडिकेशंस का टॉक्सिसिटी होता है, तो हम लोग जानते हैं कि डिजॉक्सिन जो मेडिकेशन होता है, जो कि हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस है, जो डिजॉक्सिन है हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस है, उसको उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हार्ट फेलियर वाले को हम लोग देते हैं डिजॉक्सिन, जो कि पॉजिटिव होता है आइनोट्रोप्स, निगेटिव होता है कोर्नोट्रोप्स और निगेटिव होता है डोर्नोट्रोप्स। इसका 3 गो मैकेनिक होता है। आइनोट्रोप जो पॉजिटिव है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, और निगेटिव कोर्नोट्रोप का मतलब होता है कि उसके वेलोसिटी को कम करेगा और इलास्टिसिटी को कम करेगा। जो डिजॉक्सिन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्डियक फेलियर या फिर हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस है। यहाँ पर पेशेंट को हम लोग जब भी डिजॉक्सिन देते हैं तो हार्ट रेट उसका मॉनिटर करना जरूरी रहता है। हार्ट रेट यदि 90 बीट पर मिनट से कम आ रहा है, एक ये क्राइटेरिया होता है, 90 से कम आता है, एक बोले तो हम लोग 70 से कम आता है, और एक 60 से कम आता है। 60 से कम आएगा एडल्ट में तो होल्ड कर देंगे। उसके बाद चिल्ड्रन में 90 से 70 से कम आएगा तो होल्ड कर देंगे, और इन्फेंट में 90 बीट पर मिनट से कम आएगा तो डिजॉक्सिन को होल्ड कर देंगे। इसको याद रखिएगा। डिजॉक्सिन मेडिकेशन जब भी हम लोग पेशेंट को देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट बोल सकते हैं टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। अर्लीस्ट सिम्टम्स टॉक्सिसिटी का होता है एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, याद रखिएगा। और लेट साइन के रूप में देखने को मिलता है हेलो अराउंड लाइट, या फिर बोल सकते हैं कि येलोइश विजन पेशेंट को देखने को मिलेगा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का। नॉर्मल सीरम डिजॉक्सिन लेवल लिख लीजिएगा 0.5 टू 2.0 Ng पर DL। Ng का मतलब होता है नैनोग्राम पर DL होता है नॉर्मल सीरम डिजॉक्सिन लेवल। ये आप लोग इतना डिजॉक्सिन से रिलेटेड याद रखिएगा। डिजॉक्सिन का एंटीडोट होता है DG बाइंड, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच फाइंड एन एडल्ट हु इज अनरिस्पॉन्सिव। यू फाइंड एन एडल्ट, आप एक पेशेंट को, एक एडल्ट को फाइंड किए कि वो पेशेंट क्या है, वो एडल्ट क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है। एंड ब्रीथिंग जो है उसका ब्रीथिंग जो है वो चल रहा है। ब्रीथिंग अब्सेंट यहाँ पर होगा, एक चीज लिख लीजिएगा, ब्रीथिंग अब्सेंट है। यहाँ पर नॉट लिखना भूल गए, एंड नॉट ब्रीथिंग लिख लीजिएगा, नॉट ब्रीथिंग। द सीन इज सेफ, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप जो है एक अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट को या फिर एडल्ट को पाते हैं कहीं रोड के किनारा, वो गिरा हुआ है और उसका ब्रीथिंग नहीं है, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट और ब्रीथिंग भी एब्सेंट है, तो आपका नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, जबकि वो पेशेंट जो है सेफ है। सीन इज सेफ लिखे ना यहाँ पर, सीन इज सेफ का मतलब कि रोड के किनारे गिरा हुआ है, साइड में है,
तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, याद रखिएगा। जब भी हम लोग सीपीआर पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि जब पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेशेंट क्या अनरिस्पॉन्सिव है, तो अनरिस्पॉन्सिव के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कॉल फॉर हेल्प। हम लोग क्या बोल करते हैं, कॉल फॉर हेल्प, यानी कि इस क्वेश्चन में होगा कि एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो है इसी को बोलते हैं कॉल फॉर हेल्प। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, तो ABC करते हैं, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन के लिए करते हैं। एयरवे किस मेथड से करते हैं, तो जो थ्रस्ट मेथड से वो करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं और सर्कुलेशन करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है जहाँ पर कि व्हेन परफॉर्मिंग एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं पेशेंट का। पेशेंट कैसा है, तो एडल्ट है, ड्यूरिंग सीपीआर, तो रेस्क्यूअर शुड डिप्रेस द स्टर्नम। किसी भी हम लोग एडल्ट पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं ड्यूरिंग सीपीआर, तो कितना डेप्थ में स्टर्नम को अंदर तक पुश करेंगे। ऑप्शन ए है 0.5 to 1 इंच, ऑप्शन बी है 1 से 1.5 इंच, ऑप्शन सी है 1.5 to 2 इंच, ऑप्शन डी है 2 to 2.5 इंच। ड्यूरिंग एडल्ट सीपीआर जो स्टर्नम का डेप्थ होता है उसको हम लोग करते हैं 2 से 2.5 इंच। इसको इंच में बात करें, सेंटीमीटर में बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर करते हैं। याद रखिएगा 5 से 6 सेंटीमीटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट हैज बीन स्टेन्ड ओनली बाय मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू कौन सा ल्यूकोसाइट का कलर होता है, तो बेसोफिल, B4 ब्लू, B4 बेसोफिल। आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये सिनोफिल जो है एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है। ये सिनोफिल न्यूट्रोफिल नंबर में सबसे ज्यादा होता है, न्यूट्रोफिल जो है नंबर में सबसे ज्यादा होता है। और मोनोसाइट की बात करें तो फर्स्ट रिस्पॉन्स करता है। किसके बात करें, मोनोसाइट जो है फैगोसाइटिक के रूप में काम करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन आर फाउंड इन पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में कौन सा हीमोग्लोबिन के टाइप्स पाए जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें सिकल सेल आरबीसी हो जाता है। हम लोग बोलेंगे क्या चीज की, सिकल सेल आरबीसी हो जाता है। इसके मैनेजमेंट में हाइड्रोक्सीयूरिया एक मेडिकेशन होते हैं, उसको यूज में लेते हैं टू ट्रीट सिकल सेल पेन या फिर सिकल सेल क्राइसिस भी इसमें देखने को मिलता है। सिंपल है कि कौन सा हीमोग्लोबिन के टाइप्स होता है, तो हीमोग्लोबिन एस होता है, हीमोग्लोबिन एस होता है। इसका मतलब सिकल होता है। हम लोग में एडल्ट में ए होता है हीमोग्लोबिन ए, फीटस में हीमोग्लोबिन एफ होता है, सी कोई भी हीमोग्लोबिन का टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विच आर्टरी इज टू चूज एज अ फर्स्ट चॉइस टू सैंपल कलेक्शन ऑफ एबीजी। एबीजी के सैंपल कलेक्शन के लिए कौन सा हम लोग आर्टरी को फाइंड करते हैं, बेस्ट प्रेफर करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर जो रेडियल आर्टरी होता है उस आर्टरी से पेशेंट का सैंपल लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियल आर्टरी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये होता है एलन टेस्ट। एलन टेस्ट इस तरीके से करते हैं, एलन टेस्ट करते हैं किस तरीके से, तो ये आर्टरी है तो दोनों हम साइड से पिंच करेंगे और अल्नर को छोड़ते हैं, अल्नर को छोड़ के देखते हैं पोटेंसी। क्या चीज देखते हैं, पोटेंसी कि पेटेंट है कि नहीं, पेटेंट है कि नहीं। अल्नर आर्टरी क्या चीज है, पेटेंट, पेटेंट है कि नहीं, पेटेंट है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। और रेडियल आर्टरी जो है उससे सैंपल लेते हैं। रेडियल आर्टरी से क्या लिया जाता है, ये जो आर्टरी इससे सैंपल लिया जाता है। इसको याद रखिएगा, टेस्ट का नाम है एलन टेस्ट। एलन टेस्ट याद रखिएगा किया जाता है एबीजी एनालिसिस से पहले। नेक्स्ट ये इमेज आप लोग को बताना है, तो ये है जॉ थ्रस्ट मैनोवर का इमेज जो कि ड्यूरिंग सीपीआर देते हैं। किसका इमेज है, तो जॉ थ्रस्ट मैनोवर, जॉ थ्रस्ट मैनोवर।
जॉ थ्रस्ट मेनवर का है, जॉ थ्रस्ट मेनवर का इमेज है। ये देखिए ओबीजी का क्वेश्चन यहाँ पर इमेज बेस है कि ये जो मेनवर्स है कौन सा मेनवर्स है, तो ये मेनवर्स हम लोग करते हैं ड्यूरिंग शोल्डर डिस्टोसिया। जब भी शोल्डर डिस्टोसिया वाला कंडीशन आता है तो इसमें ये मेनवर्स फॉलो किया जाता है। मेनवर्स का नाम है मैक रोबर्ट मेनवर, इसका नाम लिख लीजिएगा मैक रोबर्ट मेनवर, रोबर्ट मेनवर, मैक रोबर्ट मेनवर इसका नाम है। नेक्स्ट ये देखिए जो इमेज है ये हम लोग यूज में लेते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन वाले जो भी फीटस होते हैं उसके डिलीवरी के लिए ये मेनवर यूज में लिया जाता है। इस मेनवर का नाम है पिनार्ड मेनवर। क्या नाम, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा पिनार्ड मेनवर, पिनार्ड मेनवर है ये। नेक्स्ट हम लोग का है ये देखिए ये मोस्ट कॉमन यूज में लेते हैं बर्न मार्शल मेनवर है। ये हम लोग का कौन सा मेनवर है, तो बर्न मार्शल मेनवर है, बर्न मार्शल, बर्न मार्शल, बर्न मार्शल, बर्न मार्शल मेनवर ये है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुजुमल ब्रीथिंग। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है कुजुमल ब्रीथिंग का। कुजुमल का मतलब होता है कि ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो तो रेगुलर रहेगा लेकिन डेप्थ में होगा। डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है ये नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है। एक तरह से बात करें तो क्या है नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, और कुजुमल में क्या होगा कि इस तरीके से होगा, पूरा डेप्थ में पेशेंट क्या करेगा ब्रीथिंग करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कुजुमल ब्रीथिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये क्या है कुजुमल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग है, जबकि ये जो है ये नॉर्मल ब्रीथिंग है, मतलब कि वही गहरा लेगा डीप लेगा उसको बोलते हैं कुजुमल। तो ये जो कंडीशन होता है मोस्ट कॉमन कंडीशन होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जो भी डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट, उसका कॉम्प्लिकेशन होता है डीकेए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि इसका टाइप 1 डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन का। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल 600 mg पर DL से ज़्यादा हो जाता है तो उस पेशेंट में देखने को मिलता है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा डीके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट सीवरिंग। किसी भी चाइल्ड को सीवरिंग हो रहा है, किसी भी पर्सन को सीवरिंग हो रहा है तो बेस्ट मेथड क्या है उससे प्रिवेंट होने के। सीवरिंग का मतलब होता है कि ठंड के मारे कपकपी हो रहा है। ऑप्शन ए है यूज वार्म फ्लूइड, ऑप्शन बी है वार्मिंग लाइट, ऑप्शन सी है फोर्स्ड एयर वार्मिंग डिवाइस, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। बेस्ट मेथड की बात करें तो वार्मिंग डिवाइस जैसे रूम हीटर हो गया या फिर बहुत सारा इस तरीके का डिवाइस है जो कि तुरंत एकदम इंस्टेंट पेशेंट को क्या कर देंगे उसके टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं जो भी डिवाइस है। फ्लूइड से तो नहीं करेंगे और वार्मिंग लाइट से तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। इसका बेस्ट मेथड की बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म पूछा है HAART। HAART का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा हाईली एक्टिवेटेड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट। HAART का फुल फॉर्म होता है हाईली एक्टिवेटेड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये जो थेरेपी है एड्स वाले जो भी पेशेंट होता है उसमें यूज में लिए जाते हैं। इसको याद रखेगा, सिर्फ फुल फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्लेशन सर्जरी। एब्लेशन सर्जरी का मीनिंग आप लोग को बताना है कि क्या होता है। तो एब्लेशन सर्जरी का मीनिंग होता है कि डिजीज की वजह से बॉडी पार्ट्स को रिमूव कर देना, रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट्स, रिमूवल ऑफ डिजीज बॉडी पार्ट्स। जो भी मान लो कि ये मेरा हाथ में यहाँ पर घाव हो गया है, जहाँ पर घाव हुआ है इस ऑर्गन को काट करके रिमूव कर देना तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्लेशन थेरेपी, एब्लेशन थेरेपी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आ रहा था आप लोग को आंसर इसका कि नहीं। इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। क्वेश्चन है कि अ प्रेग्नेंट वुमन कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ लेट डीएसेलरेशन हैविंग पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग एंड रिजिड एंड ब्रॉड, यहाँ पर होगा ब्रॉड लाइक एब्डोमेन, व्हाट विल द नर्स एक्सपेक्ट द मदर इज वुड हैव बीन सफरिंग फ्रॉम। क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक प्रेग्नेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, किस क्या कंप्लेन लाई है, तो वो लाई है लेट डीएसेलरेशन। कंप्लेन क्या है उस महिला का, लेट डिसेलरेशन है, उसमें क्या है लेट डिसेलरेशन, क्या है हैविंग पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग। पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग किस कंडीशन में होता है हम लोग जानते हैं, प्लासेंटा प्रीविया में तो नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होता है एब्रुप्चो प्लासेंटा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि लेट डीएसेलरेशन क्या होता है। ड्यूरिंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट और सीटीजी कार्डियोटोकोग्राफी जो होता है जब करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है फिटल मूवमेंट एक्टिव है कि नहीं, फिटल हार्ट रेट को देखते हैं हम लोग, फिटल हार्ट रेट को देखते हैं और नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। उसमें एक निमोनिक होता है व्हील चॉप, VEAL, एक साइड लिखिएगा VEAL, अब V के सामने लिखिएगा C, E के सामने लिखिएगा H, A के सामने लिखिएगा O और L के सामने लिखिएगा P। भी वेरिएबल डीएसेलरेशन जो होता है कोड कंप्रेशन की वजह से, अर्ली डीएसेलरेशन होता है हेड कंप्रेशन की वजह से, और एसेलरेशन होता है नॉर्मल है, और लेट डीएसेलरेशन जो होता है वो होता है प्लासेंटल इनसफिशियंसी की वजह से, मतलब कि यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशियंसी, मदर से फिटस को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसके वजह से ये ऐसा कंडीशन डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग का, विच वैक्सीन डू नॉट फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी कौन सा वैक्सीन नहीं फॉलो करते हैं, तो मिजल्स और बीसीजी और मिजल्स ओपन वाइल पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट पीएचसी वैक्सीन स्टोर, पीएचसी पर ILR आइसलाइन रेफ्रिजरेटर के थ्रू मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखिएगा पीएचसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एब्सोल्यूट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। 3 साइन होते हैं जो कि एब्सोल्यूट साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट, फिटल हार्ट रेट का प्रेजेंट होना, इससे पता चलेगा। सेकंड, USG के थ्रू। थर्ड, बोनी पार्ट कोई भी फिटस का दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो या फिर पल्पेट करना डॉक्टर्स के द्वारा, पल्पेट हो रहा है फिटल पास, फिटस जो पार्ट्स है फिटल पार्ट्स पल्पेट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज की, कन्फर्मेटिव या फिर एब्सोल्यूट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है वो कन्फर्म है। कौन कौन से 3 को लिखिएगा, USG के थ्रू, फिटल हार्ट रेट सुनाई दे रहा है उसके थ्रू, और पल्पेट होगा फिटल पार्ट्स उसके थ्रू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिटेक्शन ऑफ फिटल हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है ये लियोपोल्ड मैन्योर का है, तो ये कौन सा टाइप है लियोपोल्ड मैन्योर का। इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग को देते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है लियोपोल्ड मैन्योर से, इसके थ्रू आप लोग जान जाइएगा कि फंडल ग्रिप क्या होता है, लेटरल ग्रिप, पॉलिक ग्रिप और पेल्विक ग्रिप। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पॉलिक ग्रिप को हम लोग थर्ड बोलते हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे हम लोग क्या चेक करते हैं, तो डिसेंट चेक करते हैं, फिटल हेड इंगेज हुआ या फिर नहीं हुआ। लेटरल ग्रिप को हम लोग अम्बिलिकल ग्रिप भी बोलते हैं, और फंडल ग्रिप जो है इसको फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्योर बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये इमेज, ये क्या चीज का इमेज है, तो ये गुडल्स एयरवे का इमेज है। किसका है, गुडल्स एयरवे, जो कि टाइप्स ऑफ ओरोफेरेंजियल एयरवे, इसका इमेज है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक, ये हम लोग का हो गया नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग सीरीज का 5वां एपिसोड था। इस वीडियो में हम लोग जितने भी MCQ जाने कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा,
और जितना भी आप लोग को आंसर है वो भी कमेंट कीजिएगा, कौन सा आंसर नहीं है ये कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।